सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। आज हम लोग अपने लोकतंत्र के लेक्चर में लोकतंत्र की एक नई अवधारणा को पढ़ेंगे। लोकतंत्र के गुण अर्थात वर्तमान समस्त विश्व की शासनिक व्यवस्थाओं में आखिर वे कौन सी विशेषताएं हैं, वो कौन से गुण हैं, वे कौन सी अच्छाइयाँ हैं, वे कौन से तत्व हैं, वे कौन सी बातें हैं जो लोकतंत्र को अन्य सभी शासन व्यवस्थाओं से उसके एक अलग स्वरूप को हमारे समक्ष लाते हैं। आखिर वे कौन से कारण हैं जिन्होंने लोकतंत्र को दुनिया में सबसे अधिक देशों में स्थापित किया है। जो देश वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से राजतंत्र, कुलीन तंत्र और अन्य शासन व्यवस्थाओं से प्रशासित थे, आखिर कौन से गुणों ने पूरी दुनिया को ये इस बात के लिए आकर्षित किया कि वो अपने वहाँ लोकतंत्र की अवधारणा को अपनाएं। आज हम लोग इन्हीं गुणों के बारे में पढ़ेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे वे कौन से गुण हैं जो लोकतंत्र की अवधारणा को अन्य सभी शासन व्यवस्थाओं से बिल्कुल अलग करते हैं और लोकतंत्र को एक अलग स्वरूप भी प्रदान करते हैं। देखिए, लोकतंत्र की अवधारणा जितने भी शासन व्यवस्था पूरे दुनिया में संचालित किए गए उनसे उसको एक अलग अवधारणा प्रदान करती है। आखिर वो कौन से गुण हैं, आज हम लोग इन्हीं गुणों के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे कि कौन से गुण हैं जो लोकतंत्र को अलग करते हैं। और इन्हीं गुणों के कारण आज दुनिया में सबसे ज्यादा देश लोकतांत्रिक हैं। देखिए, लोकतंत्र का जो सबसे पहला गुण है जो उसको अन्य सभी शासन व्यवस्थाओं से अलग करता है वह है शासन का जनता के प्रति उत्तरदायी होना। यानी जो सरकार है लोकतंत्र में, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे स्थानीय सरकारें हो, चाहे जिला प्रशासन हो, इन सब का सरकार का, इस सब का हर स्तर पे जो गवर्नमेंट है, इन सब का जनता के प्रति उत्तरदायी होना। क्यों? देखिए, लोकतंत्र में शासन का निर्माण या सरकार का निर्माण जनता के द्वारा ही होता है। लोकतंत्र के लिए कहा ही गया है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। लोकतंत्र के महान समर्थक और लोकतंत्र के महानायक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल कहा था। अर्थात जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। अब जब सरकार का निर्माण जनता के द्वारा ही हो रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अब आप कहेंगे कि अन्य शासन में ऐसा नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता है। राजतंत्र में राजा का कोई दायित्व तो नहीं है। राजा अपने कार्यों के लिए केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी था, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था। वह अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था, ईश्वर का प्रतिबिंब कहता था और अपने प्रत्येक कार्यों के लिए वह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था, वह केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी था। लेकिन लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होता है। क्यों? क्योंकि सरकार का निर्माण जनता के द्वारा ही होता है। सरकार का निर्माण जनता के सहयोग से ही होता है। सरकार का निर्माण जनता की सहमति से ही होता है। सरकार का निर्माण जनता के वोट से होता है। यही कारण है कि चुनाव के माध्यम से सरकार को गद्दी पर से कभी भी जनता उतार सकती है। यही कारण है कि सरकार जनता के प्रति हर समय उत्तरदायी रहती है। सरकार, भारत जैसे देशों में सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करती है। यानी यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो तत्काल सरकार गिर जाएगी। ऐसी बातें सरकार को उत्तरदायी बनाता है। और मैं
संसदीय लोकतंत्र अपनाने का कारण यही था भारत में। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो भारत के समझ दो एग्जाम्पल था। वो अध्यात्मात्मक लोकतंत्र के रूप में अमेरिका की शासन लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाए, या संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली के रूप में ब्रिटिश शासन का संसदीय लोकतंत्र भारत में अपनाए। अध्यात्मात्मक लोकतंत्र में स्थायित्व तो था लेकिन उत्तरदायी नहीं था, लेकिन संसदीय लोकतंत्र में भले ही स्थायित्व नहीं था लेकिन उत्तरदायित्व था। भारत जैसे देश में जहां एक बड़ी जनसंख्या अशिक्षित थी, भूखी थी, गरीब थी और सैकड़ों प्रकार की समस्याएं व्याप्त था, अगर शासक स्थायी हो जाता तो वो तानाशाह बन सकता था। यही कारण है कि भारत के नीति नियंताओं ने भारत में संसदीय लोकतंत्र के उत्तरदायित्व को स्वीकार किया। पूरी की पूरी सरकार जनता के प्रति क्या हो गई? उत्तरदायी। क्लियर हो गया? तो सबसे बड़ी विशेषता जो उसको अन्य शासन से अलग करती है, सम्राट नहीं उत्तरदायी होता है, बादशाह नहीं उत्तरदायी होता है, सुल्तान नहीं उत्तरदायी होता, राजा नहीं उत्तरदायी होता है, तानाशाह नहीं उत्तरदायित्व होता है, साम्यवादी सरकार में सरकार उत्तरदायी नहीं होता, समाजवादी में उत्तरदायी नहीं होता है, लेकिन लोकतंत्र में सरकार उत्तरदायित्व होता है। ये पहला गुण है जो लोकतंत्र को अन्य सभी शासन व्यवस्थाओं से अलग करता है। सरकार में निरंकुशता का अभाव, आप चाहे साम्यवादी चाइना को देख लीजिए, समाजवादी रूस को देख लीजिए, चाहे खाड़ी देशों के राजतंत्र को देख लीजिए, सभी शासक अपने अपने स्तर पर निरंकुश है, कोई भी अंकुश नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है उनके ऊपर। उनके आज्ञा की अवहेलना करके कोई रह नहीं सकता है। चाइना में निरंकुशता का यह प्रभाव है कि वहां के सबसे रिच जैकमा ने जब एक बार साम्यवादी चाइना सरकार के विरुद्ध बोला तो आज जैकमा गायब हो गए। जब वहां के बहुत सारे युवाओं ने सरकार का विरोध किया, तोप चलवा दिया। सब निरंकुश शासन है, लेकिन लोकतांत्रिक देश में निरंकुशता का अभाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि सरकार का निर्माण ही जनता की वोट से होता है, और अगर सरकार का निर्माण जनता के वोट से हो रहा है तो 5 साल के बाद सरकार को वोट के लिए जनता के पास तो जाना ही जाना है। सरकार को इस बात का हमेशा भान रहता है, सरकार को इस बात का हमेशा ज्ञान रहता है कि 5 साल के बाद उसको जनता के समक्ष जाना ही जाना है, और अगर वो निरंकुश हुआ, जनता के इच्छाओं की बार बार अवहेलना किया, तो अगली बार जनता उसको धूल चटा देगी, अगली बार जनता उसको मिट्टी में मिला देगी, उसको वोट न देकर उसकी सरकार को गिरा देगी। कैसे निरंकुश होगा सरकार? अर्थात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो दूसरा सबसे बड़ा गुण है जो उसको अन्य सभी शासन व्यवस्थाओं से अलग करता है, वह है निरंकुशता का अभाव। लोकतंत्र के अलावा जितनी भी शासन प्रणाली है, लोकतंत्र के अलावा जितनी भी प्रशासन शासन व्यवस्था है, सब में निरंकुशता पाया जाता है। लोकतंत्र के इन्हीं सभी गुणों ने तो दुनिया के हर देश में लोकतांत्रिक बना दिया भाई। इसी कारण से खाड़ी के देशों को छोड़ दिया जाए, चाइना का साम्यवाद छोड़ दिया जाए, रूस का समाजवाद छोड़ दिया जाए, तो ज्यादातर देशों में इस समय लोकतंत्र हो गया स्थापित, इसी कारण से। इसके अलावा लोकतंत्र की जो असली विशेषता है वो है समानता और स्वतंत्रता को महत्व। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में समानता और स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि ये क्या कोई नई बात है? बिल्कुल नई बात है। अब आप इसके लिए मुझे थोड़ी सा कंपैरिजन करना पड़ेगा। देखिए, सिविल सेवा की परीक्षा में चाहे वो आप सामाजिक राजनीतिक दर्शन लिख रहे हो, जिसका लेक्चर मैं दे रहा हूं, चाहे आप निबंध लिख रहे हो, चाहे आप पॉलिटी लिख रहे हो, चाहे पॉलिटिक्स लिख रहे हो, चाहे आप जीएस का कोई पेपर कर रहे हो, जब आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे या कंपैरेटिव लेखन करेंगे तो नंबर ज्यादा मिलता है। अब आप कहेंगे समानता और स्वतंत्रता को महत्व, तो चाइना भी समानता दे ही रहा है। साम्यवाद की शासन प्रणाली यह कहती है कि एक ऐसी अवस्था भी आ जाएगी जब समस्त प्रकार के भेद समाप्त हो जाएंगे। साम्यवादी शासन की बात कर रहा हूं, टोटल साम्य स्थापित हो जाएगा। विभिन्नताएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तो रहेंगे ही नहीं,
बल्कि जैविक विभिन्नताएं भी समाप्त हो जाएंगी। बताइए, जैविक विभिन्नता यानी स्त्री पुरुष के बीच विभिन्नताएं समाप्त हो जाएंगी। साम्यवाद की अवधारणा का चरम रूप यही है। मार्क्सवाद से जब साम्यवाद की ओर जाना होता है तो यही होता है। वो कह रहा समानता इतनी ज्यादा हमारे वहां है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता के अभाव में वह समानता मानसिक बोझ बन जाता है। स्वतंत्रता के बोल दे कोई, चाइना में कोई किसी को हिम्मत है जो सरकार के विरुद्ध बोल दे? बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं। तो से तुरंत उड़ा देगा। ऐसी समानता क्या जिसमें स्वतंत्रता का अभाव हो? चाहे कितनी भी समानता हो, स्वतंत्रता के अभाव में वह समानता मानसिक बोझ बन जाता है, बेकार हो जाता है। तो नई बात नहीं हुई कि दुनिया की जितनी अवधारणाएं हैं, कई समानता है, कई स्वतंत्रता है। एकमात्र लोकतांत्रिक अवधारणा ही ऐसी अवधारणा है जिसमें समानता और स्वतंत्रता जुड़वा बहन मिलकर बनती रहती। न समानता स्वतंत्रता का विरोधी, न स्वतंत्रता समानता का विरोधी है। जबकि आप दुनिया का दर्शन पढ़िए, राजनीतिक दर्शन, समानता और स्वतंत्रता के विरुद्ध बहुत ज्यादा विरोध है। कोई कहता है समानता होगा तो स्वतंत्रता नहीं होगा, कोई कहता है स्वतंत्रता होगा, नकारात्मक स्वतंत्रता तो कहता है स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। और अगर आप समानता स्थापित करने चलेंगे तो जाहिर सी बात है, लोगों के आर्थिक स्थिति में आप हस्तक्षेप करेंगे, स्वतंत्रता बाधित हो जाएगा। तो समानता लाने के लिए स्वतंत्रता आप बाधित कर देंगे। तो समानता स्वतंत्रता के बीच द्वंद्व है, चाहे दुनिया की कोई अवधारणा है। लेकिन लोकतंत्र की ही एक ऐसी अवधारणा है जहां समानता और स्वतंत्रता जुड़वा बहन मिलके, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। समानता स्वतंत्रता का पूरक है, स्वतंत्रता समानता का पूरक है। लोकतांत्रिक अवधारणाओं में भारत जैसे देश में सभी के साथ समान व्यवहार होता है। सभी को अपने धर्म, संप्रदाय, अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी शिक्षा, सबको मानने का, स्वीकार करने का, व्यवहार करने का पूरा अधिकार होता है, बल्कि समान अधिकार होता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में लोगों को आत्म विकास के समान अवसर मिलते, आत्मविकास के समान अवसर मिलते, और किसी को विशेषाधिकार नहीं मिला हुआ है। किसी धर्म और जाति को, किसी भाषा को, किसी संप्रदाय को धर्म, जाति, भाषा, लिपि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। समानता का मतलब समरूपता नहीं होता है। समानता का मतलब बराबरी नहीं होता है। समानता का मतलब होता है व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार आत्म विकास का समान अवसर मिलना। क्लर्क बनने के लायक है तो क्लर्क बनेगा, कलेक्टर नहीं बनेगा, लेकिन उसको आत्म विकास का समान अवसर दिया जाएगा। कलेक्टर बनने के लायक है तो कलेक्टर बनेगा, उसको आत्म विकास के समान अवसर दिए जाएंगे। धर्म, भाषा, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये समानता की अवधारणा है। भारत जैसे देशों में स्वतंत्रता की अवधारणा को लोगों ने स्वच्छंदता बना लिया, लेकिन हालांकि स्वतंत्रता है। लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोगों को बोलने की स्वतंत्रता है, सरकार की स्वस्थ आलोचना करने की स्वतंत्रता है, कहीं आने जाने, बसने, घूमने, टहलने की स्वतंत्रता है, कोई कारोबार करने की स्वतंत्रता है। प्रतिबंध लगाए गए हैं। लोकतंत्र में स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं होता है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता व्यक्ति के आचरण की मर्यादित स्वतंत्रता होता है। यहां आपको मर्यादा में रहना, आप तब तक स्वतंत्र हैं जब तक दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा नहीं पैदा करते। आप स्वच्छंद थोड़ो हैं, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, ये स्वच्छंदता है, ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता मतलब होता है आचरण की मर्यादित स्वतंत्रता। आप तब तक स्वतंत्र हैं जब तक दूसरों के स्वतंत्रता में बाधा नहीं पैदा करते। दुनिया में ऐसी सुंदर शासन की अवधारणा नहीं मिलेगी जहां समानता और स्वतंत्रता दोनों एक साथ हो, दोनों एक दूसरे की सहचारिणी हो, दोनों एक दूसरे की सहधर्मिणी हो, दोनों एक दूसरे की जुड़वा बहनें हो, दोनों एक दूसरे की पूरक हो। ऐसी सुंदर अवधारणा तो लोकतंत्र ही अपने अंदर समाहित कर, और यही कारण है कि लोकतंत्र की अवधारणा उसको दुनिया में अन्य अलग स्वरूप प्रदान करता है, अन्य अलग स्वरूप प्रदान करता है।
इसके अलावा लोकतंत्र की अगला अगला जो गुण है वो शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि। अब आप कहेंगे शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि कैसे होता है? देखिए, अगर आप चले जाइए लोकतंत्र के किसी भी देश में, भारत की उदाहरण ही ले लीजिए, आप अपने ही देश का उदाहरण ले लें। आप चौराहों में चले जाइए, गलियों में चले जाइए, गांवों में चले जाइए, शहरों में चले जाइए, राज्यों कहीं चले जाइए, लोकतांत्रिक विषयों पर लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, यहां तक कि लड़ाई झगड़ा तक पहुंचा दे रहे हैं। लेकिन समस्याओं का सार्वजनिक विश्लेषण तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कोई कह रहा है बेरोजगारी बहुत है, कोई कह रहा है सांप्रदायिकता बहुत कर रहा है, कोई कह रहा है सरकार ये कर रहा है, कोई कह रहा है सरकार वो कर रहा है। क्या ये चाइना में बोल पाएगा क्या कोई कि सरकार बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है, सरकार बड़ा तानाशाही कर रही है? लेकिन भारत जैसे लोकतंत्र में आप चाहे वो राजनीतिक विषय हो, चाहे सामाजिक विषय हो, चाहे धार्मिक विषय हो, आप सब पर बात कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं। इससे क्या होता है? लोगों का कि शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि हो। लोग सामाजिक विषयों के बारे में जानते हैं, लोग राजनीतिक विषयों के बारे में जानते हैं, लोग आर्थिक विषयों के बारे में बात करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था यहां से यहां पहुंच गई, देश में विकास दर बहुत गिर गया। लोग कहते हैं ना, बात करें, चारों ओर बात करते हैं। आप चले जाइए कहीं भी, आप किसी भी तरह चले जाइए, आप देखेंगे लोग बात कर रहे हैं। तो लोकतंत्र की अवधारणा में ही शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि होता है, चाहे वो राजनीतिक विषय हो, चाहे सामाजिक विषय हो, चाहे आर्थिक विषय हो, चाहे धार्मिक विषय हो। और कहीं इतना खुल के कोई बात कर पाएगा कि सऊदी अरब का साथ धर्म के में ये काम कर रहा? कोई कह दे एक बार जाके वहां पर, कोई बार कह दे। भारत में तो प्रधानमंत्री को कोई कुछ भी बोल दे रहा है, ये नहीं सोच रहा है कि पार्टी का विभेद हो सकता है, व्यक्तिगत विरोध हो सकता है। लेकिन जब देश की बात आती है तो प्रधानमंत्री हमारा सर्वोच्च प्रतिनिधि, एक नेता के रूप में, एक पार्टीगत दल के सदस्यता के रूप में हम नहीं सम्मान कर सकते। हो सकता है हमारे वैचारिक मतभेद हो, लेकिन देश के सर्वोच्च प्रतिनिधि के रूप में सम्मान होना चाहिए। हम अपने संविधान को, अपने देश को क्यों नीचा दिखाएं, क्यों नीचा दिखाएं? लेकिन नहीं, दलगत विरोध के आधार पर लोग इतना पहुंच गए हैं, इतना नीचे गिर गए हैं। क्या यह संभव है? चाइना में संभव है क्या? सऊदी अरब में संभव, यूएई में संभव है? बोल दीजिए। नहीं बोल पाएंगे, संभव ही नहीं है। तो लोकतंत्र में समस्याएं सार्वजनिक होती हैं, समस्याओं का हल सार्वजनिक होता है, वाद विवाद इत्यादि होता है। इससे लोगों का शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि होता है। कम से कम राजनीतिक विषयों पे तो लोगों का हो ही रहा। चौराहों गलियों कहीं चले जाइए, आप देख लीजिए, ठीक है ना। देशभक्ति की भावना का पोषक, लोकतंत्र की अवधारणा अपने विशेषताओं सहित प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना का विकास करता है। अब आप कहेंगे कि देशभक्ति की भावना का विकास कैसे कर रहा है? लोकतंत्र की ही अवधारणा है जो आपको देश के शासन में भाग लेने का अवसर समान रूप से प्रदान करती है, समान रूप से प्रदान करती है। क्या चाइना में किसी के पास इतनी क्षमता है कि अगले 5 साल के चुनाव में जिनपिंग को हराकर कोई अगला व्यक्ति वहां का मुखिया बन जाए? किसी के पास हिम्मत है कि वो रूस के मुखिया को हटा सके, व्लादिमीर पुतिन को? किसी के पास है कि वो अरब के शाह को हटा सके? कोई लोगों को लेना देना नहीं। ना वो सरकार की आलोचना कर सकते हैं, ना ही कोई वाद विवाद कर सकते हैं, ना ही शासन में भाग ले सकते हैं। आप वोट डालने शासन में भाग ले रहे हैं, सरकार की आलोचना कर रहे हैं, शासन में भाग ले रहे हैं। आप 15 अगस्त 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, आप अपनी देशभक्ति की भावना को अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में है, हर जगह नहीं संभव है।
लोकतांत्रिक अवधारणा प्रत्येक व्यक्ति को शासन में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। लोगों का ज्ञान शासन के प्रति बढ़ता है, लोगों का लगाव शासन के प्रति बढ़ता है, लोगों का खिंचाव आकर्षण शासन के प्रति बनता है। लोग समझते हैं कि ये मेरा शासन है, ये मेरी सरकार है, ये मेरा देश है, देश के हित में ही मेरा हित है, देश की भलाई में ही मेरा भलाई है। और इससे क्या पैदा होता है? देश। सऊदी अरब में नहीं पैदा हो पाएगा, सऊदी अरब में नहीं पैदा, चाइना में नहीं पैदा हो पाएगा। वो देश के किसी समस्या पे बात ही नहीं कर सकता है। वो तो चुने लोगों को, कम्युनिस्ट पार्टी अब चाइना चुने लोगों को बैठाती है अपने। कैसे वहां पैदा हो जाएगा देशभक्ति? हमारे वहां तो एक छोटा छोटा व्यक्ति भी सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकता है। हमारे वहां एक छोटा सा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री को बोल दे रहा है। सैकड़ों वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, फेसबुक पर मौजूद है। गलत है सही है, मैं इस बात पे नहीं जा रहा हूं, इस पर मैं अलग लेक्चर आपको दूंगा। लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं कि लोकतांत्रिक अवधारणा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, निहित है। हम बोल सकते हैं, हम सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारी सरकार है, हमारे लोग हैं, हमारे अधिकारी हैं, हमारे मंत्री हैं। नहीं करेंगे तो हम बोलेंगे, उनसे नहीं शिकायत करेंगे, किससे शिकायत करेंगे? उनकी आलोचना करेंगे, किसका? घर में नहीं करते हैं क्या? घर में नहीं लड़ते झगड़ते, फिर प्रेम भी करते हैं। ये भावना कहां पैदा होगी? लोकतंत्र में। क्योंकि लोकतंत्र में समस्याएं सार्वजनिक होती हैं। लोकतंत्र में शासन व्यवस्था सब भाग ले सकता है। कोई भी व्यक्ति चुनाव के माध्यम से सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकता है। कोई भी व्यक्ति सरकार की आलोचना, स्वस्थ आलोचना कर सकता है। लगाव पैदा होता है, जुड़ाव पैदा होता है, आकर्षण पैदा होता है, सम्मिलित होने की भावना पैदा होता है। और इससे किसका विकास होता है? देशभक्ति का विकास होता है। हम स्वतंत्र रूप से अपने देश की स्वतंत्रता दिवस को, गणतंत्र दिवस को मनाते हैं, कहीं भी आंदोलन खड़ा कर देते हैं। हमें अधिकार है। आखिर अगर हमारा आंदोलन कर रहे हैं, किस लिए आंदोलन कर रहे हैं? हमारा देश है। हम गलती देखेंगे लोकतंत्र में। आंदोलन लोकतंत्र का प्राणवायु होता है। अगर गंदगी फैल गई तो सफाई कैसे होगा? लेकिन उसका उद्देश्य आपका शुभ होना चाहिए, उसका उद्देश्य आपका सही होना चाहिए, उसका उद्देश्य जो है वो सच्चा होना चाहिए। ये नहीं कि उसके पीछे कोई षड्यंत्र छुपा हो, ये नहीं उसके पीछे देश का हानि छुपा हो। उसके पीछे देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, उसके पीछे देश की भलाई होनी चाहिए। तो देश का आंदोलन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम देशभक्त हैं, जाहिर सी बात है हम अपना देश समझ रहे हैं। तो उसका सुधार कौन करेगा? हम ही करेंगे। यही कारण है कि लोकतंत्र की अवधारणा देशभक्ति की भावना का पोषक है। क्रांति का कम खतरा होता है। अब बताइए, दुनिया के जितने देशों में क्रांति आया, चाहे अमेरिका की क्रांति आया, चाहे रूस की क्रांति आया, चाहे चाइना की क्रांति आया, इन सब क्रांतियों के पीछे एक चीज था, असमानता तथा असंतोष। असमानता और असंतोष दो ऐसी चीजें हैं जिसके कारण क्रांति आता है। लेकिन लोकतंत्र की अवधारणा में लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। अगर लोग सरकार से नाराज हैं तो अपने आप को अभिव्यक्त कर देते हैं, सरकार की आलोचना कर देते हैं, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। आजकल तो यूट्यूब हो गया है, फेसबुक हो गया है, इसके माध्यम से अपने असंतोष को, अपने आक्रोश को अभिव्यक्त कर देंगे। मन ठंडा हो गया, शांत हो गया, क्यों ना करें? करेंगे। कुछ तो उनको शांति मिली, नहीं मिली। अगर आप अपना देश समझ रहे हैं, अगर आप देशभक्त हैं, अगर आपको देश की भलाई के प्रति आप चिंतित हैं, कर सकते हैं। स्वस्थ करिए,
सरकार को वो बात समझ में आए, लेकिन उससे देश को हानि नहीं होना चाहिए, उससे राष्ट्र की हानि नहीं होनी चाहिए, उससे देश कमजोर नहीं होना चाहिए। अब आप देश को कमजोर करने लगे, सरकार की आलोचना में आप भूल जाएं कि हमारे देश की आलोचना कर रहे हैं, आप देश को अपमानित कर रहे हैं। ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। हमें अब हम पार्टी की आलोचना कर सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इन आलोचनाओं के बीच देश की आलोचना नहीं कर सकते। देश है तब हम रहे ना रहे, देश तो हमेशा रहे। हम तो क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं। देश शाश्वत, देश स्थायी है। लोकतंत्र हमें वो अवसर प्रदान कर रहा है कि हम अपने असंतोष को, अपने आक्रोश को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। चाइना में क्रांति आई, वहां के सरकार ने पूरा रूप से 1949 में पूरा रूप से वहां की सरकार ने, जो पहले सरकार जो थी वो उद्योगपतियों, व्यापारियों, पूंजीपति, वहां किसान और मजदूर की स्थिति खराब हो गई, सब मिलकर रेड सेना बनाकर कम्युनिस्ट पार्टी अब चाइना आ गई। ऐसे रूस की क्रांति हुई, लेनिन आ गए वहां पे, क्योंकि असंतोष और असमानता। भारत जैसे देशों में देखिए, अभी मैं अवगुण के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं उन गुणों के बारे में बात कर रहा हूं, उन अच्छाइयों के बारे में बात कर रहा हूं जो अलग कर रहा है। अब जो अवगुण पैदा होते हैं, जो दोष पैदा होते हैं, वो इन विशेषताओं कारण ही पैदा होते हैं। जिनको जिम्मेदारी मिली है कि वो इन विशेषताओं को स्थापित करें, वो स्थापित नहीं करते, इसके कारण अवगुण पैदा होता है। इसके कारण थोड़ा पैदा होता है कि ये हैं, और आप कहेंगे नहीं है, नहीं है तो इनकी क्या गलती है? जिनको जिम्मेदारी मिली है कि इनको स्थापित करो भैया, वो स्वार्थी है, वो मक्कार है, वो धूर्त है, वो भ्रष्ट है, वो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आपको अवगुण दिख रहे हैं, दोष दिख रहे हैं। इसकी दोष थोड़ा है। तो लोकतंत्र में असंतोष और असमानता, आक्रोश व्यक्त करने के बहुत सारी अवधारणा, बहुत सारी माध्यम है, लोग अभिव्यक्त कर देते हैं, लोगों के साथ समान व्यवहार होता है। इसीलिए लोकतंत्र में क्रांति का खतरा क्या होता है? कम होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, माध्यम मिल जाती हैं। अगले 5 साल में सरकार को बदल देगा जनता, इसकी वजह से क्रांति। भाई कितना करोगे? 5 साल करोगे, उसके बाद निपटा देंगे तुमको हम। इससे भी लोग शांत रहते हैं, क्रांति की कम खतरा बना रहता है। जबकि जितनी क्रांतियां आई वो इन्हीं कारणों से आई, वो सारे कारण लोकतंत्र में दूर कर दिए जाते हैं। व्यक्ति की इच्छाओं की अवहेलना नहीं की जाती है। देखिए, लोकतंत्र एक ऐसी अवधारणा है जहां व्यक्ति और समाज की अवहेलना नहीं की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा का सम्मान किया जाता है, प्रत्येक समाज के व्यक्ति की इच्छाओं का सम्मान किया जाता है। शासक निरंकुश नहीं हो पाता है। शासन ये जानता है कि 5 साल के बाद तो जनता हमको बदल सकती है, इसलिए जनता की इच्छाओं का सम्मान करके ही हम 5 साल बाद गद्दी पाएंगे। समाज की इच्छाओं का सम्मान करके ही गद्दी पर आएंगे। ये राजतंत्र थोड़ो है, ये साम्यवाद थोड़ी है, समाजवाद थोड़ी है, ये बादशाही थोड़ो है कि जनता तलवार के बल पे सत्ता मिली है। यहां वोट व्यक्ति और जनता के वोट के माध्यम से मिले, और आप उन्हीं की इच्छाओं का अवहेलना करेंगे, उन्हीं के इच्छाओं का अपमान करेंगे, कैसे गद्दी पर रहेंगे भाई? 5 साल बाद तो निपटा देगी जनता। इसीलिए व्यक्ति के इच्छाओं का सम्मान किया जाता है। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी विशेषता है जो बहुत लोगों को अलग कर रही है। आज हम लोगों ने एक और आपको बता दूं कि ये देखने में तो सभी चीजें आपको पूर्ण रूप से जो अवधारणाएं दिख रही हैं, राजनीतिक अवधारणाएं लगेंगी, लेकिन लोकतंत्र की जो अवधारणा है
वो अपना सफर राजनीति से प्रारंभ तो करती है, लेकिन वो व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को शामिल करते हुए एक जीवन पद्धति बन जाती है, जीवन प्रणाली बन जाती है। ये लेक्चर मैंने दिया है। तब लोकतंत्र की अवधारणा जीवन दर्शन बन जाती है। वो केवल शासन या प्रशासन की व्यवस्था नहीं रह जाती, वो केवल शासन की एक प्रणाली नहीं रह जाती है, वो जीवन के प्रत्येक अंग को टच करती है। वो जीवन के प्रत्येक अंग को टच करते हुए एक जीवन प्रणाली बन जाती है, एक जीवन पद्धति बन जाती है, एक जीवन दर्शन बन जाता है। आज मैंने आपको लोकतंत्र के गुणों के बारे में बताया, ऐसे गुणों का व्याख्या किया, ऐसे गुणों को व्याख्यायित किया जो लोकतंत्र को एक अलग पहचान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को लोकतंत्र के दोषों के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि लोकतंत्र की अवधारणा कैसे दोष युक्त बन जाती है और इस ऐसी अवस्था पर पहुंच जाती है कि लगता है कि क्या लोकतंत्र का कोई विकल्प अपनाना पड़ेगा। यह भी लेक्चर हम लोग जानेंगे कि क्या लोकतंत्र के दोष उसके गुणों पर ऐसे भारी पड़ जाते हैं कि जनमानस लोकतंत्र का विकल्प ढूंढने लगता है। क्या लोकतंत्र का विकल्प हो सकता है, यह भी लेक्चर में दूंगा। लोकतंत्र पर आधारित मैं हर बिंदु लेक्चर दे रहा हूं ताकि सिविल सेवा की परीक्षा में चाहे वो कोई पेपर हो, लोकतंत्र की अवधारणा से कोई प्रश्न आए तो बाहर ना जाए। इसलिए मैंने पूरा सीरीज शुरू किया लोकतंत्र। ठीक है, एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।